नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 अहम जानकारियां लेकर आए हो। पीछे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, केंद्र सैनिक बोर्ड की तरफ से चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट का ताबड़तोड़ भुगतान हुआ है, लेकिन भुगतान 3 कैटेगरी में हुआ है। किसी को 12,000 मिले हैं, किसी को 24,000 मिले हैं, तो किसी को 48,000 मिले हैं। ऐसा क्यों हुआ? जिनको 12,000 मिले हैं, क्या उनको आगे और मिल पाएगा? ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ अगर आपका पेंशन ओआरओपी के हिसाब से ओआरओपी के रेट में आता है, तो आप अपने पीपीओ में एक चीज जरूर चेक कर लीजिएगा। अब एक पेंशनर मेरे साथ जुड़े थे, जिनका हमने जब पीपीओ का वो पोर्शन चेक किया तो उसमें गड़बड़ी पाया और केस टेकअप किया गया। तो अब नया पीपीओ निकला है, जिसकी वजह से ओआरओपी का रेट का उनका पेंशन भी बढ़ोतरी हो गया। आगे मैं आपको पीपीओ दिखा करके बकायदा समझाऊंगा कि हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों, स्पर्श ने जानकारी दी है कि स्पर्श की वेबसाइट कुछ समय के लिए बंद रहेगी। कितने समय के लिए रहेगी, इससे आपको कुछ दिक्कत होगी क्या, इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, क्या फैमिली पेंशनर्स को डीएसपी की सुविधा लागू है? क्या फैमिली पेंशनर्स को पीएनबी रक्षक जैसी सुविधा लागू है? इसको लेकर के बैंक ने एक लेटर जारी किया है, वो लेटर दिखा करके आपको समझाऊंगा आगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले असम के फ्लड से जुड़ा हुआ एक जानकारी आपको दे दूं। हमने भी आपकी सहायता की वजह से फ्लड रिलीफ में एक अच्छा खासा योगदान निभाया। वहां के जो पीड़ित लोग हैं उनको हमने मदद की, पूरा सैनिक पाठशाला का परिवार मिलकर के। अब ऐसे में दोस्तों, सरकार ने अब मोर्चा संभाल लिया है, तो ऐसे में अब आपको डोनेट करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने अपील किया था अभी भी, क्योंकि कल परसों भी मैंने देखा एक पेंशनर ने डोनेट किया था, तो अब डोनेट ना करें, क्योंकि हम हमारा फ्लड रिलीफ दे करके आ चुके हैं। अब डोनेट ना करें, अब डोनेट की कोई जरूरत नहीं है। अब सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है, वहां सरकारी राहत पहुंचने लग गई है, या बड़ी बड़ी बाकी संस्थाएं भी जो कर रही हैं वहां काम कर रही हैं। तो ठीक है, जो भी हुआ हमारी तरफ से जो हमने किया उसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की जानकारियों की ओर। लेकिन जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, अगर आप ओआरओपी के रेट से पेंशन लेते हैं तो अपने पीपीओ में ये जरूर चेक कर लें, बढ़ सकता है आपका भी पेंशन। जी हां दोस्तों, जब हमारा पेंशन ओआरओपी के तहत रिवाइज होता है तो उसमें कई सारी चीजें देखी जाती हैं। आपका रैंक, आपका लेंथ ऑफ सर्विस, आपका पे ग्रुप, आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये सारी चीजों को जब चेक किया जाता है उसी हिसाब से आपका पेंशन फिक्सेशन होता है। तो ऐसे में अब आपको आज एक ऐसा वाकया बताता हूं जिसकी वजह से हो सकता है और भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हो जिनका पेंशन बढ़ोतरी ड्यू हो। जी हां, चलिए पेंशनर का पीपीओ देख करके समझते हैं। दोस्तों, ये सामने जो आप स्पर्श का पीपीओ देख पा रहे हैं, एक नायक रैंक के पेंशनर का पीपीओ है। आप यहां देख पा रहे हैं नायक रैंक है, ये आप देख पा रहे हैं चिन्नास्वामी कुप्पुस्वामी, इनका पीपीओ है। और इनका लेंथ ऑफ सर्विस आप देखेंगे तो 16 साल 5 महीना 28 दिन है। आप देखिए ये पीपीओ थोड़ा पुराना है और इनको पे लेवल 04 का पेंशन मिल रहा है। और अगर आप यहां देखेंगे तो 16.5 साल का लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से उनका पेंशन ये 7वां पे कमीशन का 18,427 रुपए और ये ओआरओपी 2 का 20,107 रुपए। इस लिहाज से ये करेक्ट है, इनको सही पेंशन मिल रहा है। 2023 का ये पीपीओ है। लेकिन अब यहां पर बहुत ही अहम चीज है जो आपने भी अपने पीपीओ में जरूर चेक करना है दोस्तों। यहां पर इनका डेट ऑफ एनरोलमेंट नहीं है, डेट ऑफ डिस्चार्ज जरूर है। तो डेट ऑफ एनरोलमेंट ना होने की वजह से इनका लेंथ ऑफ सर्विस कितना होगा ये तो क्लियर नहीं होगा। तो जब पेंशनर मेरे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताया तो मैंने चेक किया और उनका डिस्चार्ज बुक के साथ जब चेक किया तो डेट ऑफ एनरोलमेंट के साथ अगर डेट ऑफ डिस्चार्ज को हम कैलकुलेट करते हैं तो उनका केवल 16 साल 5 महीना 28 दिन नहीं बल्कि 18 साल से भी ज्यादा लेंथ ऑफ सर्विस है। जी हां, उस शिकायत को हमने प्रोसेस किया तो अब उनका नया पीपीओ जनरेट हो गया है, जो कि बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है, आपको जानना जरूरी है। चलिए अब इनका जो नया पीपीओ जनरेट हुआ है उसको देख करके समझते हैं कि किस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं। अब ये देखिए दोस्तों, 28 जुलाई 2026 को जनरेट हुआ है ये पीपीओ उन्हीं पेंशनर का, नायक रैंक के चिन्नास्वामी कुप्पुस्वामी जी का है। अब यहां पर उनका एनरोलमेंट का और डिस्चार्ज का दोनों डेट आ गया है और लेंथ ऑफ सर्विस देख लीजिए। नेट क्वालिफाइंग सर्विस अब 18 साल 7 महीना 2 दिन हो गया, जो कि पहले
16 साल 5 महीना 28 दिन था। तो अब ये लेंथ ऑफ सर्विस जैसे ही बढ़ गया, क्योंकि आप सबको पता है 1 रैंक 1 पेंशन के टेबल में लेंथ ऑफ सर्विस के साथ साथ पेंशन की भी बढ़ोतरी होती है। अब इन पेंशनर का इस लेटेस्ट वाले पीपीओ में क्या हुआ है आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इनका पेंशन ओआरओपी 2 का रेट में 20,107 के बजाय 20,969 रुपए हो गया, और ओआरओपी 3 का रेट में 21,488 के बजाय 22,151 रुपए हो गया। और ये देखिए, जुलाई 2019 से जून 2024 तक लागू है, फिर जून 2024 से आगे जब तक रिवीजन नहीं होता तब तक लागू है। तो ये देखिए, ये बहुत ही अहम मसला है दोस्तों। 28 जुलाई 2026 का ये पीपीओ है, और इस तरीके से अगर आपका भी लेंथ ऑफ सर्विस में गड़बड़ी है, या आपका भी डेट ऑफ एनरोलमेंट या डेट ऑफ डिस्चार्ज आपका पीपीओ में मेंशन नहीं है, जिस वजह से आपका लेंथ ऑफ सर्विस गलत हो रखा है, तो आपको भी आगे केस प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विस पेंशन का अमाउंट में बहुत ज्यादा असर डालता है। ओआरओपी के टेबल में आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के केसेस और भी हो सकते हैं। तो आप भी अपना पीपीओ जरूर चेक करें, आप भी अपना लेंथ ऑफ सर्विस सही है या नहीं है उसको जरूर चेक करें दोस्तों। नया पीपीओ निकला, उनका लेंथ ऑफ सर्विस सुधर गया, और जैसे ही लेंथ ऑफ सर्विस में बढ़ोतरी हो गई, उनका पेंशन का अमाउंट भी बढ़ गया, क्योंकि ओआरओपी के टेबल में लेंथ ऑफ सर्विस के साथ साथ अमाउंट भी बढ़ता है पेंशन का। तो कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ है? कहीं आपका भी लेंथ ऑफ सर्विस सही है पीपीओ में या नहीं है, ये चेक जरूर कीजिएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, और अगली जानकारी है चिल्ड्रन एजुकेशन का पैसा दिया 3 कैटेगरी में, 12,000, 24,000, 48,000। आप किस कैटेगरी में हैं, आगे क्या करें? जी हां दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट का पैसा 6 अगस्त को और 7 अगस्त को खास करके पेंशनर्स के खाते में जमा हुए हैं। जिन्होंने भी चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट के लिए अप्लाई किया था केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में, और इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा। वैसे मैंने पहले ही बहुत पहले से बताया था, यह जानकारी आपको दी थी कि अगस्त से भुगतान शुरू होगा। तो अगस्त से अब भुगतान शुरू हो गया। यह जानकारी मैंने बहुत सटीक जानकारी बहुत पहले ही दे दी थी। अब भुगतान शुरू भी हो गया है, लेकिन भुगतान में एक गड़बड़ी हुई है। किसी को 12,000 के रेट में मिला है, तो किसी को 24,000 के रेट में मिला है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ अब पेंशनर्स ये क्लेम कर रहे थे, आप लोगों ने जो बोला था 24,000 वाला रेट आपने बोला था वो गलत था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ पेंशनर्स को 24,000 के रेट में भी पेमेंट हुआ है। यहां आप मैसेजेस देखिए, कई सारे पेंशनर्स ने यह कंफर्म किया कि उनको 12,000 के रेट से भुगतान हुआ है, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स ने यह भी कंफर्म किया है कि उनको 24,000 के रेट में भुगतान हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? इसके बारे में भी बहुत पहले ही जानकारी दे दी गई थी। यह जानकारी क्या है? क्योंकि अब मेरा भी भुगतान अभी नहीं हुआ है। मेरा तो एप्लीकेशन एक बार रिजेक्ट होके बाद में फिर से प्रोसेस हुआ था। तो ऐसे में आप यह आस मत लगाइए कि सबको भुगतान हो गया। अभी सबको नहीं हुआ है, कुछ संख्या को हुआ है। आगे जैसे जैसे फंड्स अवेलेबल होते जाएंगे, बाकियों को भी भुगतान होता जाएगा। लेकिन इसको लेकर के पहले ही जो जानकारी दी गई थी, वो जानकारी लेटर के जरिए समझेंगे। फिर मैं अपना भी आपको केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट के अंदर दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेरा रिजेक्ट क्यों हुआ था एक बार। तो चलिए उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। दोस्तों, केंद्र सैनिक बोर्ड ने जैसे ही अभी चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट को पुराने रेट में भुगतान कर दिया, बहुत सारे पेंशनर्स अभी सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनको केवल 12,000 के रेट में क्यों मिला, उनको 24,000 के रेट में क्यों नहीं मिला। लेकिन यह लेटर 31 अक्टूबर 2025 को ही केंद्र सैनिक बोर्ड ने जारी कर दिया था, जिसमें जो रेट का रिवीजन हुआ था, पिन्योरी ग्रांट को 4,000 से 8,000 किया गया था, डॉटर मैरिज ग्रांट को 50,000 से 1,00,000 किया गया था, और जो एजुकेशन ग्रांट है उसको 1,000 से 2,000 हर महीना यानी कि सालाना 12,000 से 24,000 किया गया था। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर और एक लाइन जोड़ी गई थी, द रिवाइज रेट विल कम इनटू फोर्स फॉर एप्लीकेशन सबमिटेड फ्रॉम 1 नवंबर 2025 ऑनवर्ड्स। However, application submitted prior to 1 नवंबर 2025 will be processed on the old rates। यानी कि कहने का मतलब है, जिन्होंने भी 1 नवंबर 2025 से पहले ही अप्लाई कर दिया, उनको पुराने रेट से दिया जाएगा, और 1 नवंबर 2025 के बाद में अप्लाई करने वालों को नए रेट से दिया जाएगा। हालांकि ये बहुत बड़ी विसंगति और अन्याय है, क्योंकि एजुकेशन ग्रांट जो होता है वो एजुकेशन ईयर होता है, एकेडमिक ईयर होता है, उसके बेस पर होता है। तो यहां पर डेट ऑफ एप्लीकेशन का कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। और खास करके जिन्होंने समय पर एक्शन ले लिया, जिन्होंने समय से अप्लाई कर दिया, उनको ये पनिशमेंट क्यों? ये तो एक पनिशमेंट के तौर पर ही देखा जा सकता है, क्योंकि जिन्होंने समय से अप्लाई कर दिया उनको तो और ज्यादा मिलना चाहिए। फिर तो उनको कम करके बाद में अप्लाई करने वालों को ज्यादा देने का कोई मतलब नहीं बनता।
सभी को बराबर 24,000 के रेट से ही दिया जाना चाहिए। हालांकि कुछ पेंशनर्स बोल रहे हैं कि आप लोगों ने गलत जानकारी दी थी, आप लोगों ने 24,000 करके बोला था, हमें तो 12,000 करके मिला। जबकि इस लेटर के बारे में भी जो है वीडियो बना करके बार बार रिपीटेडली जानकारी दे दी गई थी कि 1 नवंबर 2025 के बाद जिन्होंने अप्लाई किया उनको 24,000 के रेट में, उससे पहले जिन्होंने अप्लाई किया उनको 12,000 के रेट में देने जा रही है केएसबी। ये जानकारी पहले भी दे दी गई थी, आप देख पा रहे हैं ये लेटर। तो कहीं ना कहीं हालांकि ये है तो नाइंसाफी, क्योंकि डेट ऑफ एप्लीकेशन को कट ऑफ डेट नहीं बनाया जा सकता है एजुकेशन ग्रांट को लेकर के। तो कहीं ना कहीं इस पर अब दोबारा से सोचने की जरूरत है, इस इशू को जो है ठीक से डील करने की जरूरत है। जितनों ने भी 1 नवंबर 2025 से पहले भी अप्लाई किया है उनको अगर 12,000 के रेट से दिया गया तो बचा हुआ 12,000 यानी 24,000 के रेट से उनका रिवीजन करके उनको दिया जाए। लेकिन दोस्तों इस मसले को लेकर कुछ जिला सैनिक बोर्डों ने और राज्य सैनिक बोर्डों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको अपना एग्जांपल दिखाता हूं। ये मेरा केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट के अंदर मैंने लॉगिन हुआ हूं, जिस पर आप वेलफेयर स्कीम के लिए जो मैंने अप्लाई किए वो आप स्टेटस देख पा रहे हैं। ये नीचे वाला जो है रिजेक्टेड था, फिर उसके आगे जो रिकमेंड हुआ था, अप्रूव हुआ था, उसका मुझे 2024 वाला पैसा मिल चुका है। अब देखिए 2025 का जब मैंने अप्लाई किया था 12 अक्टूबर 2025 को, यानी कि 1 नवंबर 2025 से पहले अप्लाई किया था, तो उसको बेशक जिला सैनिक बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया, लेकिन राज्य सैनिक बोर्ड ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कारण बताया कि अभी रेट रिवाइज हो चुका है, आप नया एप्लीकेशन भेजें। तो कितना अच्छा काम इन्होंने किया। देखिए इसके बाद मैंने दोबारा से, जैसे वो रिजेक्ट होकर मेरे पास आया, मैंने फिर दोबारा से 11 फरवरी 2026 को उसको जो है फिर से अप्लाई कर दिया। यानी कि 1 नवंबर 2025 के डेट के बाद का एप्लीकेशन ये जो जिला सैनिक बोर्ड से और राज्य सैनिक बोर्ड से अप्रूव हो गया है, अभी केएसबी से अप्रूव होना बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ राज्य सैनिक बोर्डों ने, जिला सैनिक बोर्डों ने पेंशनर का जो है वेलफेयर ध्यान में रखते हुए ऐसे भी काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है तो नाइंसाफी। अब मैंने 2026 का भी ये देखिए, 2026 का तो खैर ये तो 24,000 के रेट से ही प्रोसेस होगा सभी का, लेकिन 2025 वाला जिनको भी 12,000 के रेट से दिया गया उनका रिवाइज करके सरकार 24,000 के हिसाब से देने का काम करे। तो आप सबने देखा दोस्तों, हालांकि ये नाइंसाफी है। अप्लाई करने के कट ऑफ डेट को, एक तारीख को जो है कंडीशन बना करके किसी को कम दिया जाना और किसी को ज्यादा दिया जाना, किसी को रिवाइज रेट में, किसी को पुराने रेट में, यह बिल्कुल नाइंसाफी है। अब कहीं ना कहीं जितने भी पेंशनर्स ने, जितने भी लाभार्थियों ने 2025 वाले एकेडमिक ईयर का अप्लाई किया था, उन सभी को यह 24,000 के रेट में दिया जाना चाहिए। जी हां, किसी को 12,000 दे दिया एक बच्चे का, किसी को एक बच्चे का 24,000 दे दिया, और किसी को जिनको 12 के रेट में दिया उनको 2 बच्चों का 24,000 दे दिया, और जिन्होंने 24,000 के रेट में जिनको मिला उनको 2 बच्चों का 48,000 दे दिया। तो ये जो अलग अलग अमाउंट दिया ये बेहद नाइंसाफी है। तो कहीं ना कहीं इस बात को रिकंसिडर किया जाए और जिनको भी 12,000 के रेट से दिया गया है उनको दोबारा से 24,000 के रेट से रिवाइज करके देने का काम करे केएसबी। नहीं तो ये एक बिल्कुल बड़ी विसंगति, जो देख देख जिन्होंने पहले अप्लाई किया, जिन्होंने समय से अप्लाई किया उनको आप कम दें, और जिन्होंने बाद में अप्लाई किया उनको आप रिवाइज रेट से दें, कहीं ना कहीं नाइंसाफी लगता है। इसलिए इस मुद्दे को जरूर छानबीन किया जाए, इस मुद्दे को जरूर रिकंसिडर करके नए रेट से, बाकी भी जिनको भी पुराने रेट से दिया उनको भी नए रेट से भुगतान किया जाए। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, क्या फैमिली पेंशनर्स को डीएसपी, पीएनबी रक्षक जैसी सुविधाएं लागू है? क्या कहना है बैंक का? जी हां, एक बैंक से लेटर आया है, पेंशनर को एड्रेस किया गया है, क्या उनको पीएनबी रक्षक की सुविधा लागू है या नहीं है, उसका जवाब दिया गया है। तो चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, फैमिली पेंशनर्स को डीएसपी या पीएनबी रक्षक जैसी सुविधाएं लागू है कि नहीं है, उस विषय को लेकर के पीएनबी ने ये एक जवाब पेंशनर को भेजा है। आप देख पा रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक का आईएडी सर्कल ऑफिस बीकानेर ब्रांच का ये जवाब है, पेंशनर को एड्रेस किया गया है 10 जुलाई 2026 को। और इस जवाब में सीपी ग्राम्स का एक ग्रीवेंस का रेफरेंस देते हुए पेंशनर को कहा गया है, दिस इज इन रेफरेंस टू योर कंप्लेंट रेज्ड ऑन सीपी ग्राम्स, इन दिस रिगार्ड इट इज टू बी इन्फॉर्म्ड दैट, क्या इन्फॉर्म किया गया है, फैमिली पेंशनर्स आर नॉट एलिजिबल अंडर रक्षक स्कीम इन टर्म्स ऑफ BARM सर्कुलर 9/2025 डेटेड 12 अप्रैल 2025। यानी कि एक सर्कुलर का रेफरेंस दिया गया और उस रेफरेंस में कहा गया है कि फैमिली पेंशनर्स जो हैं पीएनबी रक्षक के लिए, लाभार्थी के लिए एलिजिबल नहीं है। यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब
आखिर पीएनबी रक्षक या डीएसपी जैसी सुविधाएं क्यों दी जाती हैं पेंशनर्स को? क्योंकि उनका पैसा बैंक में आता है, उसी पैसों से बैंक का लेन देन चलता है। तो अगर ऐसा है तो क्या फैमिली पेंशनर का पैसा पैसा नहीं है? क्या फैमिली पेंशनर्स को उनके घर वाले ने की गई शहादत, उनके घर वाले ने की गई सर्विस की वजह से क्या उनको पीएनबी रक्षक या डीएसपी जैसी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? यह बहुत बड़ी विडंबना है। फैमिली पेंशनर में बहुत सारी फैमिली पेंशनर लिबरलाइज फैमिली पेंशन लेने वाली पेंशनर है, बहुत सारी फैमिली पेंशनर स्पेशल फैमिली पेंशन लेने वाले पेंशनर हैं। तो ऐसे में क्या उनको भी पीएनबी रक्षक या डीएसपी जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी? यह जो जवाब बैंक से आया है बेहद ही दुखद है। जी हां, क्योंकि अगर डिफेंस के फैमिली पेंशनर्स को आप डिफेंस सैलरी पैकेज या पीएनबी रक्षक जैसी सुविधाएं नहीं दे सकते तो कहीं ना कहीं ये एक शर्म वाली बात है। अगर डिफेंस वालों को, उनके परिवार वालों को आप ये सुविधा नहीं दे सकते तो शर्म करिए आप। आपके यहां खाता होने का क्या मतलब बनता है फिर? तो कहीं ना कहीं इस मैटर को रिकंसिडर किया जाए। और आर्मी हेडक्वार्टर से भी हमारी गुजारिश है कि जब भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनसे किया जाए बैंकों से, तो फैमिली पेंशनर को भी लाभार्थी बनाने के लिए कंडीशन जरूर रखा जाए। और अभी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चल रहे हैं उनको भी रिवाइज किया जाए और यह कंडीशन इंक्लूड करवाया जाए। बेशक फैमिली पेंशनर को पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज ना मिले, लेकिन बाकी के जो इंश्योरेंस से जुड़े हुए या बाकी की जो सुविधाएं हैं वो उनको भी मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है फैमिली पेंशनर्स के लिए, क्योंकि जिन पेंशनर्स के हस्बैंड फौज में थे उनको अगर डीएसपी की सुविधा लागू है, उनको अगर रक्षक की सुविधा लागू है, तो क्यों नहीं उनके फैमिली को लागू है? वही अकाउंट में अगर जॉइंट अकाउंट हो और उसी अकाउंट में अगर फैमिली पेंशन ले रही हो फैमिली पेंशनर, तो क्यों उससे रक्षक की सुविधा छीनी जाए? तो कहीं ना कहीं सवाल बड़े हैं, इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, इन सवालों पर कार्रवाई करना पड़ेगा। फैमिली पेंशनर्स को क्यों डीएसपी या रक्षक के दायरे से बाहर रखा गया? हालांकि ये तो एक बैंक का जवाब है, बाकी बैंकों का जो है क्या स्थिति है ये बैंकों से पता किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ केसेस में पाया गया है कि फैमिली पेंशनर्स को मना कर दिया जाता है, जब वो ब्रांच में जाते हैं डीएसपी की सुविधा के लिए उनको मना कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है मंत्रालय की तरफ से या आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, तो फैमिली पेंशनर्स को जरूर इंक्लूड किया जाए। डीएसपी, पीएनबी रक्षक या बाकी जो भी बैंक हैं उनके इस सुविधा में जरूर इंक्लूड किया जाए। अभी एक बैंक ने मना किया है, अब बाकी बैंकों की स्थिति पता नहीं है। बाकी बैंक को भी ये फैमिली पेंशनर्स को डीएसपी की जैसी सुविधाएं जरूर दें बैंक्स। आपका क्या मानना है दोस्तों? वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर फैमिली पेंशनर आप हैं तो आपके लिए ये जानकारी, ये मांग बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पीसीडीए ने स्पर्श का वेबसाइट बंद कर दिया है, जानकारी साझा की गई है। जी हां दोस्तों, स्पर्श का वेबसाइट कुछ समय के लिए बंद होने जा रहा है, तो आप चिंतित ना हो, मेंटेनेंस के लिए बंद होगा। चलिए वेबसाइट के संदर्भ में जो जानकारी दी गई है उसको देखते हैं। दोस्तों ये सामने आप स्पर्श का पोर्टल देख पा रहे हैं। इस पोर्टल में ये जो इंपोर्टेंट मैसेज चल रहा है, ये ऑल व्यू ऑल इंपोर्टेंट मैसेज, तो यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आज के लिए दी गई है। पोर्टल सर्विसेज विल बी डाउन फ्रॉम 10:30 AM to 12:30 PM ऑन 7 अगस्त 2026 ड्यू टू मेंटेनेंस एक्टिविटीज। यानी कि स्पर्श पोर्टल में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिस वजह से 10:30 से 12:30 बजे तक 2 घंटे के लिए पोर्टल का काम बंद रहेगा। आप अगर ये वीडियो 7 अगस्त के बाद देख रहे हैं तो इस जानकारी का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर आप अभी देख रहे हैं इस ड्यूरेशन के बीच में तो आप परेशान ना हो। स्पर्श का पोर्टल मेंटेनेंस के लिए फिलहाल बंद है, तो चिंतित ना हो। हालांकि ये बहुत बड़ी जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए कि कभी कभी मेंटेनेंस के लिए स्पर्श बंद रहता है, तो उस समय आपने चिंतित नहीं होना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।